ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। विषय है नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की समस्या और आम व्यक्ति के अधिकार। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय चड्ढा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं SM रिजवान। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 011-2342-1084 और 2342-2346। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 011-2342-1084 और 2342-2346। तो आइए सुनते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, नकली एवं मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आज की तारीख में अरबों डॉलर का व्यवसाय बन चुका है। ऐसे में अब जबकि वैश्विक स्तर पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है और कई बार कई बड़ी कंपनियों की संलिप्तता भी सामने आई है, तो एक ऐसे में एक आम आदमी कैसे इनसे मुकाबला कर सकता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस बारे में बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता संजय के चड्ढा साहब। संजय साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू रिजवान भाई। जैसा कि विषय है आज हमारा नकली एवं मिलावटी, कानून के शब्दों में अगर देखा जाए, एक लॉ के पर्सपेक्टिव पे नकली क्या है? सबसे अहम सवाल यही है आज का कि क्या चीज़ है जो नकली है। देखिए, इसमें मैं कानून के परिदृश्य में अगर आपसे बताऊं तो कई सारे कानून हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक लाइन से शुरुआत करना चाहूँगा। अगर कोई राष्ट्र, अगर कोई कंट्री जहाँ का जो पर्सन है, जो सिटीजन है, वो बीमार है, मेंटली फिजिकली इल है, तो क्या वो देश तरक्की कर सकता है? जवाब है नहीं। और इन तमाम मिलावटी, जिसको हम बार बार फूड एडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये इसका क्या होता क्या है? इसको कर लेने से एक तो मुनाफाखोरी आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? अल्टीमेट इफेक्ट इसका है जो कंज्यूम कर रहा है, जिसे कंज्यूमर हम कहते हैं, उसकी हेल्थ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 60-70 कई आंकड़े हैं। कोई 60% कहता है, कोई 70%, और टू द एक्सटेंट मैंने कई डॉक्टर से भी इस विषय में बात किया है, 80% बीमारियां जो हैं वो आपके जो आप इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, इन चीजों से। तो और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी इसी इनटेक, कंटामिनेशन, एडल्टरेशन से होती है। बिल्कुल, इस पर हम आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। अपने उन लिसनर्स के लिए जो ना रेडियो सेट देर से ट्यून किया, उनको ये बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर है, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 23421084 और एक दूसरा नंबर 23422346, 23421084 और 23422346। दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011-011 लगाना हरगिज ना भूलें। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। आज के पहले श्रोता हैं ये। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, GS चट्ठा बोल रहा हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट गेस्ट आए हैं उनको भी नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सवाल पूछें चड्ढा साहब। सवाल मेरा ये है कि बाजार में जो खुली चीजें बिकती हैं, जैसे दाल हुई, घी हुआ, दूध हुआ, मसाले हुए, इनकी जांच आम आदमी कैसे कर सकता है? दूसरा, कुछ पैक्ड आइटम्स आती हैं जिसके ऊपर FSSAI, एग मार्क वगैरह लिखा होता है, तो क्या ये श्योरिटी होती है कि वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं? छोटा सवाल एक और है कि जो जैसे पुलिस की हेल्पलाइन है, फायर ब्रिगेड की है, एम्बुलेंस की है, तो क्या आपके डिपार्टमेंट की कोई ऐसी हेल्पलाइन है जिसके ऊपर तत्काल सूचना दी जा सके कि मिलावट हो रही है? चट्ठा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और 3 आपने कड़ियां की हैं सवाल की कि पहली बात, अगर खुला कोई जो सामान बिक रहा है, मसाले, खाने पीने के और पदार्थ, अगर ये खुले बिक रहे हैं तो उनकी जांच कराने का क्या प्रोविजन है लॉ में? देखिए, मैं आपको जहां तक कानून की व्यवस्था बताऊं, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954
उसके बाद उसमें तरमीम आई, अमेंडमेंट आया 64 में, 76 में, 86 में। ये एक कानून है। दूसरा कानून है जिसे हम कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये इसको FSSAI आप हर जगह देखते भी हैं कोई तो उसमें भी कई, वो एक कानून 2006 में बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल। देखिए, जैसा मैंने अपने प्रारंभिक उद्घोषण में जब मैंने बोल रहा था कि हेल्थ रिस्क नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए, और बहुत कड़ा कानून है, ये हम सबको जान लेना होगा सबसे पहले। अब जहां तक जांच का सवाल है, आपकी उसकी शिकायत के लिए प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है, ये 2006 के एक्ट के तहत, तो वहां आप जा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि जो हम पैक्ड फूड होता है उसमें हम देखते हैं कि FSSAI की मोहर भी लगी होती है, क्या उसमें कोई गारंटी होती है? मैं बड़े स्पष्टता से आपसे कहना चाह रहा हूं, जी हां, उसमें गारंटी होती है। लेकिन जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, जो ये नहीं देख रहा कि वो देश की रीढ़ की हड्डी पे अटैक कर रहा है और वो मिलावट करके FSSAI का मोहर लगा देता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी आप जांच करवा सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले उस मैन्युफैक्चरर को लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमिश्नर है उसको लिख सकते हैं और वो जांच करेगा। और हर जगह पे हमारे पास फूड इंस्पेक्टर्स हैं, एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन छोटे में, सूक्ष्म में आपको बताने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ फूड अथॉरिटी जो है वो है, वहां पे आप शिकायत करेंगे। तो अगर गारंटी का आपने जैसा सवाल पूछा कि क्या FSSAI का मोहर लग गई तो गारंटी है, तो अगर 2 शब्दों में कहूं, जी हां, गारंटी है। लेकिन अगर उसमें, क्योंकि आपका अभी तीसरा सवाल का भी जवाब मैंने देना है बहुत जल्दी से, कई और श्रोता भी हैं लाइन में, तो वो गारंटी है। अगर कोई आपको लगता है कि इसमें गलती है, ये चोरी हो रही है, कोई आदमी आपको बहका के ये नकली मोहर लगाई है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम व्यवस्था जो आपने कही, हेल्पलाइन की, जी हां, अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे आप नोट कर लीजिए, फूड सेफ्टी वॉइस। फूड सेफ्टी वॉइस अगर आप डालेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन भी बनी है। और इस तमाम एक्ट्स का जो एक ही उद्देश्य है कि हर भारतवासी, चाहे वो नीचे से नीचे पायदान पे हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, हेल्थ पे उसके कम से कम इन खाने की वजह से या इनकी वजह से, मिलावटी और कंटामिनेटेड फूड की वजह से कोई असर ना पड़े। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, ऑफर्स की तरफ जा रहे हैं, फ्रीबीज की तरफ जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल का सबब बनता जा रहा है कि किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन की जाए। उसके अलावा जो आप संजय साहब सवाल था कि न सिर्फ पैकेज्ड फूड में बल्कि खुले में भी जो फूड प्रोडक्ट्स बिकते हैं उस पर भी FSSAI के जो नियम है वो उस पर इम्प्लीमेंटेड है। उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक और श्रोता इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, प्रणाम। जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब? सर राजस्थान से निवेदन कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली बहरोड से पंडित अशोक बोहरा, विद्वान, सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, और इनसे मेरा निवेदन था कि वैसे तो जैसे मिलावट वाली जो स्थिति है वो सनातन और वैदिक काल से तो चल रही है, लेकिन सर मैं सिर्फ इतना इनके श्री चरणों में निवेदन करूं कि अगर कोई जैसे प्रामाणिक जैसे दुकानें हो ना, मैं तो देख रहा हूँ औषधियों में ही मिलावट है, दूध में है, घी में है। तो वस्तुतः सर वैसे तो इसका जो उपचार है, निदान तो खैर संभव नहीं हो पाए, तो उपचारात्मक स्थिति के लिए यदि देश में सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रामाणिक दुकानों की स्थितियां तय करें, जिससे कि सामान्य उपभोक्ता उन चीजों से कॉस्ट और उसकी क्वालिटी, इनके प्रति उसमें विश्वास जमे। और वैसे तो हालांकि मैंने बहुत बड़ी दृष्टता की है, ये मेरा सुझावनी विचार है, और मैं गणतंत्र दिवस पर संपूर्ण राष्ट्र को शुभकामना संप्रेषित कर रहा हूँ। सर धन्यवाद। बिल्कुल बोरा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक जी, आपकी बात से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, 99% नहीं 100% मैं राजी हूं, और मैं भी उसी जो आपका जो सुझाव है उसको मोहर लगाता हूं। कॉस्ट और क्वालिटी
दोनों बहुत ही अहम पहलू हैं। बिल्कुल किसी भी तरीके से देखिए, आज हम देखते हैं कई लोग बहका कर लोगों को कॉस्ट भी ऊंची ले लेते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र चीज हम बेच रहे हैं, और उसके लिए लोग बहक कर ज्यादा पैसे भी दे देते हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य स्तर की हो, केंद्र स्तर पे हो, या इवन म्युनिसिपल स्तर पे भी हो। तीनों सरकारों को ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, प्रतिबद्धता के साथ इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हमारे जो जनमानस हैं उनको एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का सामान मिले, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें कोई सड़ा हुआ ना हो, कंटामिनेटेड ना हो, खास तौर से खाने की चीज़ों पे। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि दवाइयों में भी आज हम देखते हैं कि एडल्ट्रेशन पाई जाती है, और इसको बहुत बड़ा घिनौना कानून में इसको माना गया है एक जुर्म। संजय साहब, अगर देखा जाए तो सरकार एक और जो उनकी बॉडीज़ हैं वो एक नियामक एजेंसीज़ हैं, एक रेगुलेशंस ला सकते हैं, लेकिन जैसे कि इनका सवाल था कि वोरा साहब का कि कुछ प्रमाणिक दुकानें जो है सरकार आइडेंटिफाई कर दी और वहाँ से लिया जाए, ये एक मुश्किल सा दिखता है, क्योंकि सरकार एक इक्वल राइट्स दे रही है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने सिटीजन्स को, और विद इन द रेगुलेशंस बेसिकली। तो इसमें हर लोग स्वतंत्र है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और ऑफर्स देने के लिए। मुझे लगता है कि कंज्यूमर साइड से भी एक पहल की ज़रूरत है कि आप क्वालिटी को पहचानें, और ऑफर्स और फ्रीबीज़ का जो एक कल्चर है, ख़ासतौर पर पोस्ट 90s ग्लोबलाइजेशन के बाद देखें तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सबब है। आपने बहुत जो जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट बात जैसे अशोक जी ने भी उठाई थी, निश्चित तौर पे एक बहुत ही अहम बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात शुरुआत से आप देखिए ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से इस बात पे परिपक्वता से ध्यान दिया जा रहा है। तब से 1954-55 में पहला फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये कोई आज का लगा हुआ दीमक नहीं है। ये लोग अपने हित के लिए, अपने जिसे कहते हैं ना कि मुझे कुछ बच जाएगा, उन लोगों को जो उसका दुष्प्रभाव है, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ। आई डोंट नो कैसे इस प्रकार के कार्य करके व्यक्ति जो है अपने आप को सुखी और धनाढ़ बनाने का प्रयास कर लेता है, कैसे ऐसा मनोवृत्ति ऐसी क्यों आती है। बहुत 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 अहम बात है। सोसाइटी के लेवल पे भी इसकी आवश्यकता है कि हम सब देखें। लॉ तो अपनी जगह है, देखिए मर्डर करना या चोरी करना कानून है, लेकिन कानून बड़ा सख्त है किसी भी तरीके से क्या, लेकिन मर्डर, चोरी, या हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय होता हुआ बहुत हम देखते हैं, कितना सख्त कानून है, लेकिन फिर भी संभवतः हम देखते हैं कि उसका कानून का उल्लंघन करते हुए लोगों को। तो यहां पे भी कानून की व्यवस्था है, लेकिन मॉरल डिग्रेडेशन जो हमारी सोसाइटी का हो रहा है वो एक दुखद बात है। बिल्कुल, इस पर बातचीत करेंगे। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो जी, नमस्कार। जय श्री राम जी, नमस्कार साहब, बताएं। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी बताएं रघुविंदर साहब। सर को भी नमस्कार। जी नमस्कार रघुविंद्र जी। मेरा सवाल ये है सर कि ये जो FSSAI का सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को ही लेना पड़ता है या जो रिटेल में बेच रहे हैं सामान उनको भी लेना पड़ता है? कृपया बताने का कष्ट कीजिए, धन्यवाद। रिटेल में बेच रहे हैं का मतलब मैं नहीं समझा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको प्लीज। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सिर्फ जो उत्पाद बना रहा है वही ले सकता है या रिटेलर ले सकता है? नहीं, रिटेलर के लिए इसकी व्यवस्था नहीं है। ये जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे कि आप अगर दुकान चला रहे हैं और या आपने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है या आपने कोई ढाबा खोला हुआ है, जो भी आप वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको FSSAI लेना आपके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है। नहीं, तो मैं था कि जैसे अब दाल बनी, दाल एक पैकेट दाल आई और उसको आप बेच रहे हैं, तो आप उसमें आवश्यकता नहीं है, वो दाल जो पैक करके दे रहा है उसको आवश्यकता है। तो अगर लेकिन आप कोई ढाबा खोलते हैं, कोई टेक अवे जॉइंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, जी हाँ, किसी भी तरीके का, तो उसमें इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल।
इस पर हम और भी बातचीत करेंगे। आपने शुरुआत में भी बातचीत से पहले कबल कहा कि एक नैतिकता का पतन कहीं न कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, और अक्सर हम एक पब्लिक फोरम में या एक प्राइवेटली डिस्कस भी करते हैं कि अडल्ट्रेशन नो डाउट आज़ादी के बाद या उसके कबल भी एक मिलावट हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक इंटेंट जो था वो ये था कि गलतियां कई बार हो जाती थी, इंटेंट के साथ नहीं होता था, उसमें उसकी विलिंगनेस डायरेक्टली एक्ट उसका इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो जितनी मशीनरी आ गई है, हज़ारों करोड़ के आप अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए, दूध में ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं, शहद में देख सकते हैं, दवाइयों में हम देख सकते हैं, अक्सर खबरों में हम इसको पढ़ते रहते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है, आपका नैतिकता भी उतना ही नीचे जाता जा रहा है। पहले आप गलतियों में मिलावट करते थे, आज जानबूझकर एक ट्रेड के तहत इसको मिलावट किया जा रहा है। और यही डेटा मैं पढ़ रहा था फूड सेफ्टी का कि अरबों डॉलर में ये पूरा एक क्राइम सिंडिकेट चल रहा है ग्लोबली। मैं आपको ये बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि कानून की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कानून सख्त नहीं, शुरू में भी नहीं था या अभी नहीं था, कानून बहुत सख्त है। और जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वो अगर इसकी ग्रैंड में आ जाता है, वो कानून में फंसता है, तो केसेस चलते हैं और उसमें सजाएं होते हुए हम रेगुलरली देखते हैं। क्योंकि इसका इफेक्ट आप देखिए ना, किसी व्यक्ति को आप अगर कोई ऐसी चीज खिलाएंगे जिसका कोई वो समझ के कुछ खा रहा है और उसके अंदर कुछ और जा रहा है और उसका दुष्प्रभाव है, उसके पूरी बीमारियों का एक जड़ बन जाती है, तो अपने आप में एक बहुत बहुत जटिल और अनैतिक काम है। आपके शब्द को बोरो करके बोल रहा हूं। बिल्कुल। अगर देखा जाए एक और श्रोता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। सर, मैं भूप सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी साहब, सवाल पूछें। सर, ये है कि आप कह रहे हैं कि पैक एक सामान है, उसकी शुद्धता की श्योरिटी होती है। बिल्कुल ठीक है सर। जी जी सर, मैं मखाने खरीदता हूँ कई बार, तो उसमें कटे पिटे सड़े गले निकलते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही तो एक जब सड़ा गला घटिया क्वालिटी का सामान, अगर कंटैमिनेटेड जिसे हम कहते हैं, वो फूड आपके समक्ष प्रेषित किया जाता है भूप सिंह जी, तब आपको देखना है कि आप इमीडिएटली जो फर्स्ट रिकोर्स है जो आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं वो है मैन्युफैक्चरर या शॉपकीपर जिससे आपने लिया है, या अगर आपने ऑनलाइन भी लिया है तो आप उनसे शिकायत करिए, वो वापस लेंगे और अगर उसमें कहीं पे भी वो कोताही करते हैं तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनी हुई है, उस पर शिकायत करिए। और अब मैं एक और बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, वो हर एक सुनने वाले के लिए बहुत बहुत अहम है, वो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, उसमें तरमीम होके उसको चेंज करके नए आयामों को इनकॉर्पोरेट करके 2019 में, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद 34 साल के पश्चात एक नया एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया। अब उसमें ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, एक साधारण व्यक्ति की, जिसे हजार्डस गुड्स कहते हैं, उसके लिए एक अलग से चैप्टर रखा गया है। और उसको इतनी सख्ती से लिया गया है कि इवन अगर आप एडवर्टाइज भी करते हैं कोई ऐसी चीज जो कि हजार्डस नेचर की है, तो भी आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट फाइन का लगेगा। कहने का भाव यह है। और देखिए, इसके कई आयाम हैं जो मैं आपको कार्यक्रम के दौरान बताता चलूंगा। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको इस चीज का पता चले कि ये कोई चीज मिलावटी है और उसकी वजह से हेल्थ हजार्ड है, हेल्थ को आपको बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर बहुत क्या थोड़ा भी रिस्क है, तो आप उसकी शिकायत करें। उसके लिए आप उसके जो है जो कंज्यूमर फोरम है वहां पे आप इसकी 3 स्तर पे हैं, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और हर जिले स्तर पे कंज्यूमर फोरम। आज तो जन जन की आवाज है, जैसा कि एक बहुत बड़ी कहावत है पुरानी, उपभोक्ता जो है वो राजा होता है, कंज्यूमर इज किंग। तो कंज्यूमर इज किंग, आपको ये अधिकार इस
पर्टिकुलर एक्ट में भी दिया गया है। आप जाके शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। आप जाके देखिए, एक और अथॉरिटी का नाम मैं यहां पे बताना बहुत आवश्यक समझता हूं, CCPA और SCPA। ये दो अथॉरिटी हैं। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और SCPA स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसी एक्ट के तहत ये दो अथॉरिटियों का गठन किया गया है। ये अथॉरिटीज को आप अपना जो शिकायत है वो बताइए। और मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, ये CCPA, अगर आपकी शिकायत में जरा सा भी दम है और ये आपके साथ ऐसा हुआ है कि मिलावटी चीजें आपको दी गई हैं, तो CCPA बहुत सख्त एक्शन लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंज्यूमर फोरम मैंने आपको बताया, वहां शिकायत करिए। मोटे से मोटा बहुत बड़े अमाउंट में हर्जाना इनको देना पड़ेगा जो ऐसा दुष्कर्म करते हैं। और यहां पे एक और बहुत रोचक बात है, जो कि ये दोनों अथॉरिटियों को सुओ मोटो अपने आप भी वो जो है कॉग्निजेंस लेते हुए इन ऐसे दुष्कर्म करने वाले, मैं कह रहा हूं, और मैं तो बल्कि इन लोगों को एक्यूज कहूंगा, ऑफेंडर्स कहूंगा, चोर कहूंगा, जो अपने हित के लिए देश का नुकसान करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए इससे ज्यादा सख्त शब्द मेरे ख्याल में इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लिस्टनर्स को बताना चाहेंगे कि आप ऐसा अगर आपके साथ हो तो जरूर आप इनवॉइस अपने पास रखें और जो पैकेज है उसको टेम्पर नहीं करें, तभी तो चीज़ें आपकी बात ज़्यादा मजबूती से आगे तक जा सकती हैं और आपको निदान मिल सकता है आपकी समस्या का। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। हेलो हेलो। जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ। जी कहाँ से? मैं अपने महाराष्ट्र ठाणे से बोल रहा हूँ। जी बताएं साहब। मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो रोड पे कहीं भी मतलब जो ठेला लगा के जो खुले में चीजें बेचते हैं और उस पे जो है धूल मिट्टी उड़ती रहती है, वही लोगों को परोसा जाता है और लोग बीमार हो जाते हैं। और हमारा जो ये फूड एंड ड्रगिस्ट जो डिपार्टमेंट होता है उस पे ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, उस पे कोई कार्रवाई या उनको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया जाता है कि इसका। और ये जो हाईवे पे जो ढाबे चलते हैं सर, उनमें जो उनका किचन देखा जाए तो उनमें बिल्कुल स्वच्छता नहीं होती है, ध्यान ही नहीं रखते हैं। और तो इन पे कोई कार्रवाई मतलब कोई कार्रवाई होती ही नहीं और कोई देखता भी नहीं है। तो ये जो हमारी अथॉरिटी होती है तो इनका काम होता है कि इनको ये करने। थैंक यू सर। आपने बहुत ही एक जिसे कहना है कि ज्वलंत प्रश्न को उठाया। ज्वलंत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न केवल थाने की समस्या बल्कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये समस्या हम देखते हैं। हर जगह पे इस प्रकार के ढाबे, छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं और लोग वहां पे फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। मैं किसी भी प्रकार से इन छोटे जो ढाबे या ठेली वाले, इनके विरोध में नहीं बात कर रहा हूं। अभी इसी में ही हम देखते हैं कि कितने अच्छे फूड स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि बहुत परिपक्वता से सफाई और क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं और वहां पे खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। वहां पे दोनों लोग हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये है तो क्या करें? देखिए, हमारी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जागृत नागरिक होने के नाते भी। पहली बात तो आप देखें कि जब अगर कोई कहीं पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में उन्हीं लोगों से, उन्हीं शॉपकीपर से कहें कि आपकी ये कमी है, इसको हटाइए, अन्यथा हम आपकी जो एक डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वहां पे शिकायत करेंगे। आप वहां की फोटो खींचिए। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, आप उसकी फोटो खींचिए, उनकी शिकायत करिए, किस प्रकार से उनका जो सामान है उसमें क्या क्या कमियां आपको दिख रही हैं, खुला रखा हुआ है, मक्खी बैठ रही है उसके ऊपर, उन तमाम चीजों को वहां पे बताइए। और साथ में ऐसे जो शिकायत करने के बाद आपको देखना है कि वो अधिकारी वहां पे विजिट करे और उस अधिकारी के पास इतनी शक्ति होती है जो कानून में दी गई है कि वो उसको एक एडीएम लेवल का आदमी जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है इन चीजों का। इन चीजों पे रोक अवश्य लगेगी, लेकिन
इसके लिए हम सबको, मुझे, आपको, जन जन को जागना होगा। अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वतः करनी होगी। आज हमको आत्मनिर्भर अगर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो यह भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ आपका कदम है। आपको देखना होगा कि कैसे हम परिपक्वता से इन चीजों से दूर रहें। आपने यह भी सोचना होगा कि हम इन चीजों का बहिष्कार भी करें अगर कोई ऐसी चीज आपके समक्ष आती है। और मैं तो ये भी आप इस पर्टिकुलर हमारे रेडियो के दर्शकों और सुनने वालों को ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आज आप अकेले चलें, एकला चलो। आप अकेले इन चीजों का अगर बहिष्कार करें, शिकायत करें, तो मुझे लगता है कि वो अकेले दम पे भी हम इस मेनेस से, इस बहुत बड़े उससे फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, आज का विषय है, अपने उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने रेडियो सेट देर से ट्यून किया हो, उनको ये बता दें कि आज का हमारा विषय है नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की समस्या और आम व्यक्ति के अधिकार। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के चड्ढा साहब, और हमारे टेलीफोन नंबर है 23421084, 23421084 और एक दूसरा नंबर 23422346, 23422346, और दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011011 लगाना हरगिज ना भूलें। संजय साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, बेशक कागजी तौर पे अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें इस प्रोग्राम के माध्यम से तो बिल्कुल इन प्लेस है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। आज की तारीख में आपको कुछ खोलना हो, किसी FSSAI की ज़रूरत नहीं है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी को मैनेज करें। मैं कई ऐसे बिना नाम लिए उन रेडी वालों का जिक्र करना चाहूँगा जिनका रेगुलर उगाही होती है 300 रुपये एंड दे आर फ्री टू डू देयर बिजनेस। पुलिस और म्यूनिसिपल अथॉरिटी के साथ सामंजस्य बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। इस तरह की जो एक ट्रेंड चला है, ये बड़ा डेंजरस है। आप इफ़ेक्टिव आपके पास लॉ है, लेकिन उसकी एफिकेसी, उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि और ये एक बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हम इस दुखद बात को ही करते रहेंगे? आज हमको, जैसे मैंने अभी कहा, ये हमारी अपनी जरूरत है, मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों को देखना पड़ेगा। तो मैं इस बात से पूरी तरह से आपकी राजी हूं और ये देख रहा हूं, और अभी जाते हुए भी अगर मैं रास्ते में देखूंगा तो सैकड़ों ऐसी चीजें चल रही हैं हमारी आंखों के सामने और हम उसमें कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन एक परिपक्वता की आवश्यकता है, हमको आज उठना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, क्यों नहीं हम शिकायतें करते, भर दें उन शिकायतों से, और उसके बाद अगर उन शिकायतों में एक्शन ना हो तो उसकी ऊपर शिकायत करें। थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने उससे ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बार हमें भी मौका मिला, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने कहा कि अगर हम नियामक पे चले जाएं तो 70% रेस्टोरेंट ढाबे बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, यही तो बात है। क्यों नहीं हम उसको बंद करने से ज्यादा उसको ये समझाएं, उसके जो उसका दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको ये कहें कि भाई बंद करने से बेहतर है अपने ये 4 चीजों को अपना लो। क्यों आप पुराना सामान बेच रहे हो? क्यों जो है उतना ही लिमिटेड आप पकाइए जितना आप बेच सकते हैं, अगले दिन वो मतलब किसी भी तरीके से। कहने का मतलब है कि अगर हम उसका एक बहुत, इस चीज से कितनी रोचक बात निकल के आती है कि आज आवश्यकता ये भी है और इस पे काम भी हो रहा है। मैं आपसे माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन तमाम लोगों को हमको एजुकेट भी करना है, और ये एजुकेशन की जिम्मेदारी भी, मुझे देखिए, सरकारों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हर सरकार की लिमिट, अगर हम मन से करना ही नहीं चाहेंगे, हम इसको झेलते चलेंगे, मैं एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको हम अपने ऊपर लेते ही चलेंगे, नहीं ये तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा,
तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बदलाव आया है निश्चित तौर पर। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर बदलाव लाना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो के तहत कई बार हमें अडल्ट्रेशन और मिलावटी चीज़ों के बारे में जागृत किया जाता है, और उसके अलावा न्यूज़पेपर्स और कई जगहों पर मेट्रो और दूसरे जगहों पर एड्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। आए दिन हम देखते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, वो आए दिन निर्णय देती हैं आर्टिकल 21 के ऊपर। वो लिखती हैं अपने निर्णयों में, और ये बात जग निहित है, सबको मालूम है कि हम सबको राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एनिमल एग्जिस्टेंस बस जी रहे हैं ना। राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ। आपको हर चीज की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिलनी चाहिए। क्यों हम किसी भी तरीके से एडल्टरेटेड, कंटामिनेटेड फूड को लें जबकि हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, इस पर बातचीत करेंगे। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो हेलो। हाँ सर नमस्कार, मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। जी विपिन साहब नमस्कार, पूछे। सर मेरा एक सवाल था। सर से मैं ये जानना चाह रहा था सर कि बहुत सारे दुकानों पे ऐसा देखा जाता है सर कि बहुत कोई चीज होती है जो सस्ती रहती है, अन्य मतलब कंपनी की नहीं रहती है और लोकल रहती है, और उस चीज को लोग खरीद लेते हैं। तब की तय होता है कि वो चीज खराब है, और दुकानदार भी बोल देता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम दाम के चक्कर में लोग सस्ता होने के चक्कर में ऐसी चीजों को खरीद भी लेते हैं, और चाहे वो खान पान की या किसी चीज से भी जुड़ी हुई चीज हो। तो सर जब पता है कि ये चीज खराब है तो क्या ऐसी चीजों को सर बैन नहीं किया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता? क्योंकि लोग खरीदते हैं मजबूरी में, क्योंकि दाम कम रहता है, और चीज तो वो खराब होती है, दुकानदार खुद बता देता है। देखिए, जहां तक बैन करने का सवाल है, आप किस किस चीज को बैन करिएगा, क्योंकि एक समय होता है जब यही चीज सही होती है, उसके बाद जो है ये थोड़ा सी पुरानी होने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से वो खराबी की तरफ बढ़ने लगती है। अब जो तो ये एक एक चीज पे लेंस लगा के नहीं देखा जा सकता। हम कोई छोटा मोटा राष्ट्र तो है नहीं, 140 करोड़ का बड़ा राष्ट्र है ये। इसमें हर राष्ट्र वासी को, आपको विपिन कटारिया जी, मुझे, हम सबको अपना सिपाही खुद बनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर कोई गलत कंटेमिनेटेड फूड बेच रहा है तो उसको वहीं रोकिए। आप कहिए कि मैं शिकायत करूंगा, इतने भर से ही आपकी बात बन जाती है, और वो ऐसा सवाल, ऐसी चीज जो है मार्केट से निकाली जाती है। मुझे एक बड़ा रोचक इंसिडेंट याद आता है। मुझे याद पड़ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोडक्ट का, लेकिन एक बहुत बच्चों में बहुत व्यापक रूप से कंज्यूम की जाने वाली एक फूड आइटम हुआ करती थी। उसमें हमने देखा था कि सीसा जो है उसकी मात्रा पाई गई थी। तो नेशनल कमीशन ने सब दुकानों से, एक एक दुकान से, नेशनल कमीशन ने एक ऑर्डर पास करके कंपनी को यह आदेश दिया था कि पूरे भारत में जहां पे भी ये प्रोडक्ट है उसको रिकॉल करिए और इसकी परिपक्वता को बनाइए और फिर आप इसको बेच सकते हैं। तो बैन कर दिया था। तो ऐसी बात नहीं है, जबकि जो उसके पीछे जिसे कहते हैं कि जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, लेकिन कानून हमारा ऐसा है कि कहीं आपने, तो वहां पे भी एक संस्था थी, उसने एक व्यक्ति थे फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने उसकी जांच करी, उन्होंने एक संस्था एनजीओ को दिया और उस एनजीओ ने शिकायत करी और उस शिकायत को देखते हुए उसको बैन किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं। इच्छा शक्ति अगर आप में हो, इच्छा शक्ति अगर हमारे किसी व्यक्ति में है, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बैन भी करवा सकता है, प्रोवाइडेड वो हेल्थ के लिए हजार्डस हो, हेल्थ के लिए उसका दुष्प्रमाण हो, हेल्थ के लिए रिस्क हो, तो उस प्रोडक्ट को भी बैन करवाया जा सकता है। बिल्कुल, और आपने जैसा कहा कि स्थानीय स्तर पर लोकल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रांडेड, जैसे कि अभी खुद हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि ब्रांडेड जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्ट्स में भी खराबियां निकलती हैं, और कई मौक़ों पर कहा जाता है कि वो वैसी कंपनियां ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी उनका कंज्यूमर पे उन्होंने जीता हुआ होता है। हालांकि लोकल प्रोडक्ट्स, खुद हमारे प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल हैं, तो लोकल जो प्रोडक्ट्स है, स्थानीय स्तर पर जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है हमारी सरकार। तो हम चाहेंगे कि गुणवत्ता पे आधारित ऐसी सभी वस्तुओं का जो स्थानीय स्तर पर जो उत्पादित हो रही है, जो
प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज़रूर ख़रीदा जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए। संजय साहब, ये जो हम बात करते हैं, जो एक नया जनरेशन है ख़ास तौर पर, उसको चूँकि कृषि आधारित कृषि पे नहीं रहा है, उन्होंने नज़दीक से फार्मिंग नहीं देखी है, तो अच्छे और बुरे की समझ भी नहीं है। जैसे ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ तो मार्केट में पॉलिश्ड पल्सेस अवेलेबल है, अनपॉलिश्ड भी है। अगर क्वालिटी वाइज देखें तो अनपॉलिश्ड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूँकि जो एक जनरेशन है, जो एक अभी जो एक मॉडर्न जनरेशन जो बच्चों का आ रहा है, वो उस पौध को इस कृषि आधारित प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमरिज्म की तरफ चले जाते हैं, ऑफर्स की तरफ चले जाते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे इनको जागरूक करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ा ये तो एक पहलू है कि कई ऐसी चीज़ें जो एजुकेट करने की भी आवश्यकता है। और देखिए ना, अभी आपको, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब अभी कोई 2 साल से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मिलेट्स को खास तौर पे, ज्वार, बाजरा इत्यादि को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और कई उसमें जो है युवाओं को मैंने देखा है जो इसमें इन्वॉल्व होके अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को ग्रहण कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन भी उसका बढ़ रहा है। तो कहने की बात यह है कि आप अगर एजुकेट करेंगे तो बिल्कुल पता उसका प्रभाव पड़ता है। और एजुकेटेड यूथ की आज हर फील्ड में आवश्यकता है, एजुकेशन कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है। और जैसे आप अभी दालों का बता रहे थे कि एक दाल है जो पॉलिश्ड है, लेकिन अनपॉलिश्ड दाल में ज़्यादा वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो अगर हम इस चीज़ को प्रचारित करते हैं तो वही युवा जो उस प्रोडक्ट को ले रहा है वो इसको भी ले लेगा। तो इसलिए पैरेलली हमको 2 चीजें लेके चलनी पड़ेगी। एक तो साधारण व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, भारत के हर सिटीजन को हमको इस चीज से वाकिफ कराना है कि आपने न केवल अच्छे प्रोडक्ट और इन चीजों को लेना है, बल्कि दूसरा, इन केस कहीं पे भी फूड एडल्ट्रेशन का आप देखते हैं, दवाइयों में कोई गलती देखते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ फूड देखते हैं, पुराना फूड कोई बेच रहा है तो आप उसकी शिकायत अवश्य करें। वो शिकायत करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा से। जी पंकज साहब, सर मेरा सवाल था संजय जी से जी, कि जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट या होटल्स में जब खाना खाने जाते हैं तो कहीं कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि हम कोई डिश अगर खाने की सर्व करने के लिए उनको ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज कि पालक पनीर किया, तो किसी होटल में क्वांटिटी कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा, तो हमको भी एक दुविधा होती है कि कहाँ पे कितना आएगा पता नहीं होता है, कितना ऑर्डर करना है। तो इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है क्या कि उन लोगों को बाध्य किया जाए फॉलो करने के लिए कि हर जगह अगर हमने एक पोर्शन ऑर्डर किया है तो इतना पर्टिकुलर कम से कम आएगा? ये जो जहाँ तक अगर डिशेस का, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, डिशेस का जहाँ तक है और ये ओपन में रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने में काफ़ी दुविधा हो भी सकती है। देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप कोई इस तरह का चीज़ खरीदते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, तो हम देखते हैं कि भाई साइज़ क्या है डिश का, ये भी बता दीजिए, ये देखना पड़ता है आपको। निश्चित तौर पे ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन इस पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर आप एक प्लेट है तो उसमें 100 ग्राम आना चाहिए या 500 ग्राम आना चाहिए। तो ये इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। बट अगर आप पैक्ड फूड लेते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था है अभी। बिल्कुल, पैक्ड फूड में ये सारी चीज़ें हैं। और नॉर्मली रेस्टोरेंट का जिन्होंने जिक्र किया, वहाँ पर फूड फॉर 2 और 3 इस तरह की चीज़ें प्रचलन में हैं, जहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये 2 लोगों के लिए काफ़ी है या 3 लोगों के लिए है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा पैकेज्ड फूड पे जैसे कि खुद संजय साहब ने बताया कि न सिर्फ बैच और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी है, बल्कि उसका गुणवत्ता और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो भी उसका एक लीगल पार्ट जो है वो बिल्कुल पूरा एक जिसे पैनल होता है जिस पर कि आपको ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध
उपलब्ध की जाती है। जी हाँ, और उसमें कुछ भी आपको कमियां या कुछ भी उसमें मिलावटी या अडल्ट्रेशन या गुणवत्ता में कुछ भी समस्या है तो उसका आप संबंधित अधिकारी को उसको जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं। एक जहन में एक बात आती है ख़ासतौर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। अगर देखा जाए तो पहले हम लोगों का जो एक शॉपिंग ट्रेंड हुआ करता था कि आपके आसपास की सोसाइटी में या उस लोकेलिटी में कोई एक बड़ा दुकान होता था जहाँ से कि आप लेते थे 30 दिन, तो क्या था कि कुछ भी अगर क्वालिटी की इश्यूज आई तो हम अगले महीने या उसको वापस कर देते थे अगले हफ्ते जाके कि भाई आपके यहाँ ये चीज़ हमने लिया ख़राब आ गया। अब चूँकि ऑनलाइन ट्रेंड्स हैं जहाँ से हमें पता नहीं है कौन कहाँ से सप्लाई दे रहा है, बेशक बिल होता है बट कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ये एक फैक्टर ज़्यादा है ऑनलाइन आने के बाद, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं चूँकि मैं इससे थोड़ा सा आपके मत से थोड़ा सा भिन्नता है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि जहाँ तक एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन और ये तो हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट में भी इस तरह की खामियां हों, अगर लेकिन वो खामियां होती हैं तो आप उसका एक प्रोसेस है इमीडिएटली, जैसे मैंने बताया शिकायत का, आपको इमीडिएटली जो सप्लायर है, जो इंटरनेशनल चेन है या नेशनल चेन है, जो भी जिस माध्यम से आपने मंगाया है उसको आप शिकायत करते हैं। तो मेरा अपना अनुभव है और मैंने काफ़ी लोगों से भी इसमें बात किया है, तो वो लोग उस पर्टिकुलर डिफेक्टिव आइटम को रिप्लेस भी कर देते हैं। ये उनकी ड्यूटी बाउंड है और उनका अगर जब आप किसी ऐप में या ईमेल के माध्यम से, जब सोशल मीडिया के किसी पैनल के माध्यम से या कह सकते हैं ना कि एक जिसे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म के माध्यम पे आप करते हैं, तो वहाँ पे ये बात लिखी भी होती है कि अगर आपको कोई कमी है, किसी भी तरीके से कम सामान दिया गया है इत्यादि इत्यादि, तो आप उनको रिटर्न पॉलिसी उनके रोबस्ट और इफेक्टिव है। अगर रोबस्ट और इफेक्टिव नहीं होगी तो वो मुझे लगता नहीं कि वो प्लेटफॉर्म सरवाइव कर पाएगा। बिल्कुल। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, मैं ये प्रोग्राम सुन रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नई नई जानकारियाँ मिल रही। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भगवती बोल रही हूँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी जी, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मैं साउथ दिल्ली पहलादपुर से बोल रही हूँ। जी जी, बताएं। हाँ, तो मैं प्रोडक्ट का जैसे कि नाम तो मुझे नहीं लेना है, लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे शुरू से मैं उसको आटे का समझ के खा रही थी, मतलब बिस्कुटी, मतलब कुछ बिस्कुटी समझ लो या और वैसे कि मतलब आटा प्योर ही, मतलब आटा 100% ही आटा है, पर मैं खा रही थी। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि इसमें से टोटल 30-40% आटा है और टोटल मैदा है उसमें, और पाम ऑयल इसमें मिक्स है, और जो कि अच्छे महंगा से महंगा प्रोडक्ट में लेकर हूँ, लेकिन सब में पाम ऑयल है और उसमें मैदा मिक्स है। तो अब मैं बताऊँ किसको मैं विश्वास करूँ और मैं कौन सा प्रोडक्ट मैं बिस्कुट खाऊं मैं, और जैसे कि कहते हैं कि मैदा सेहत के लिए नुकसानदेह है। भगवती जी देखिए, इसी वजह से आपको ये बताया जाता है कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ये बहुत स्पष्ट शब्दों में ये जिम्मेवारी है मैन्युफैक्चरर की, जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया। बिस्किट का जहाँ तक सवाल है, वो लिखेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी चीनी है, कितना इसमें आटा है, कितना मैदा है, कितना इसमें जो है एसेंस डाला गया है, कि जैसे अगर आप कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बिस्किट ले रही हैं तो उसका कितना एसेंस की 2 बूंद है या क्या है, वो उसका माप लिखा जाता है, उसका कितनी कैलोरीज हैं वो लिखा जाता है, इत्यादि इत्यादि, फैट कितना है उसमें, और फिर इस तरह की सारी चीजें वर्णित होती है। उसको देखिए, उसमें अगर उसमें ये नहीं लिखा गया है तब वो शिकायत योग्य केस बनता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी बिस्कुट के पैकेट पे ये चीज का वर्णन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि होता है, और उसको क्योंकि कानून काफी सख्त है, और खास तौर से FSSAI के आने के बाद 2006 के बाद इस कानून को और सख्ती से पालन किया जा रहा है। बिल्कुल भगवती जी, आप इंग्रेडिएंट्स डिक्लेरेशन का एक पैनल होता है पीछे की तरफ, आप उसमें देखेंगी, और आजकल तो बड़ी कंपनियों के उत्पाद आ गए हैं, न सिर्फ मैदे तो अब प्रचलन में नहीं है बिस्किट में उतना ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो बाजरे और दूसरे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स के भी जो है मिलेंगे। और जहाँ तक बात है वो इतने कोई महंगे भी नहीं हैं, बिल्कुल जैसा भगवती जी बता रही थी। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा वर्किंग करें, जहाँ जा रही हैं किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाएं, ताकि आप
बिस्किट के ही बहुत सारी वेराइटीज़ देख सकें, और उसमें ज़रूर आप पढ़िए कि आपको आपकी पसंद का उत्पाद कौन सा है, जिसमें कि बाजरा या पुट्टू या दूसरी चीज़ें हैं जो आप लेना चाहती हैं, तो आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को चयन कर सकती हैं और ले सकते हैं। तो इस तरह से भी कई हमारे लिसनर्स हैं जो काफ़ी अवेयर हैं, और ख़ास तौर पर पोस्ट कोविड देखा जाए तो एक क्वालिटी फूड को लेने का जो एक ट्रेंड चला है, लोग अब अपने स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ों के बारे में अब काफ़ी सजग हो रहे हैं यहाँ पे। और आपने जैसा बिल्कुल सही बताया, ये जो कार्यक्रम आज हम ऑल इंडिया रेडियो के बहुत आभारी हूँ मैं तो कहूँगा, इससे भी सजगता और लोगों के मन में विश्वास आता है कि कानून की व्यवस्था है, एक पूरी जिसे कहते हैं ना बैकिंग है कानून की, और जो इस तरह का गलत काम करता है उसको रोका जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऑल इंडिया रेडियो के प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह के अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखते हैं। बिल्कुल, हमारा ये प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए जागरूक किया जाए और सजग किया जाए, ताकि उन्हें अच्छे और बुरे में समझ विकसित हो। हालांकि इस 50 मिनट के प्रोग्राम में हमारे लिए भी मुश्किल होता है इन चीज़ों को पूरे तौर पर बताना, लेकिन एक उनके अंदर एक उत्सुकता ज़रूर हम जगा देते हैं, ताकि उसके ऊपर वो अब R&D शुरू कर दे, समझना अच्छे और ख़राब के बीच। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो जी। हेलो। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सर डोईलाल बोल रहा हूँ, गोकुलपुरी, गंगा विहार, दिल्ली से। जी साहब, सवाल हाँ पूछिए। सर, सवाल ये है सर कि ये सारी चीजें जो है, मेरी उम्र इस वक्त पे 75 साल की है जी, तो मैं अब कानून का सहारा कहाँ मुझे पे दौड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता है। खाने से यहाँ जब से दिल्ली में आया हूँ तब से मुझे शुगर बन गई, हार्ट की बीमारी बन गई, तो मैं इससे कैसे निजात पाऊंगा जो खाने की चीजें जो है मिलावट की मिल रही है? धोरीलाल जी, सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, एक तो ये आपके लिए कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि अब ये एक बहुत बड़ी समस्या तो है, लेकिन हमको देखना है कि किस प्रकार से सही खाने का, सही जगह का चयन करें जहाँ से आप उत्कृष्ट कोटि का सामान ले सकें, जहाँ से आप अच्छे से अच्छा सामान ले सकें। ये पहली बात देखनी है। उसके बाद आप अपने किसी और फैमिली मेंबर की मदद लेके, जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप घर पे बैठ के भी अगर आपकी कोई शिकायत है, उसको फूड सेफ्टी वॉइस नामक प्लेटफॉर्म पे शिकायत को आप दर्ज करा सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू है, पूरा देश इस इशू में काम कर रहा है, लेकिन हर जन को, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप 75 वर्ष की उम्र के बाद भी जागृत हैं, आप अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए नहीं हैं। आप जैसे लोगों की इस देश को बहुत आवश्यकता है। आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, इन तमाम जो बातें हमने अभी करी कार्यक्रम में, उनको अपने जीवन में उतारिए और बिल्कुल यहाँ पे जीवन जिए। ये खुद अपने आप में ये साबित करता है कि आपने अच्छा खाया है, तभी आज 75, और उसके बाद हम कामना करते हैं कि अगले भी 25 साल आप ज़रूर जिए और उससे भी ज़्यादा जिए बल्कि। तो ये कहीं ना कहीं एक शुद्ध भोजन आपने दिया है। लेकिन आज की तारीख में ज़रूर एक बड़ा मसला है कि खाने से ज़्यादा खाने की जगह का चयन करना, और उस जगह में खाना पीछे से रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है, इस पर थोड़ा सा वर्क करना आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक संजय साहब, ये जो इसके तहत जो कार्रवाई यहाँ होती है वो क्या सिविल केस में आता है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस है? ये देखिए, दोनों ऑफेंसेस हैं। सिविल में अगर जो जहाँ पे आप देखिए जिसका हेल्थ हजार्ड है और उसकी इफेक्ट करने के कोई किसी व्यक्ति को इसका इफेक्ट हो गया है, तो इस पे क्रिमिनल लॉ, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 वाला है, 54 वाला, उसमें इतना सख्त प्रोविजन है कि सख्त से सख्त सजा होती है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को करा ही नहीं इस वजह से, वो कि अगर कहीं गलती से भी कुछ हो जाए तो जो इस कानून का जो शिकंजा है वो बहुत सख्त है। कानून का शिकंजा बहुत सख्त है। अब देखिए ना, इन अथॉरिटीज को फाइनेंशियल पावर भी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति
इससे ग्रसित होता है तो उसको मुआवजे की राशि भी बिल्कुल दी जाती है। ज़रूरी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से हो और लोगों को न्याय मिले। कानून ज़रूरी है लेकिन उसका इफिकेसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब, आप प्रोग्राम में आए और इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम जिसका विषय था नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की समस्या और आम व्यक्ति के अधिकार। श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे संजय चड्ढा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे SM रिजवान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। प्रस्तुतकर्ता थे VK तोमर।